तो हम लोग इस वीडियो में धातु एवं अधातु पढ़ेंगे। ओके, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अध्याय 2। अब धातु एवं अधातु होते क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं, इसका भौतिक गुण क्या है। तो दैनिक जीवन में आप बहुत सारे वस्तु को देखते हैं, जैसे इनमें से हो जाता है गहना, कुर्सी, पेंसिल, तो अनेक प्रकार की वस्तुएं आप दैनिक जीवन में देखते हैं। ठीक है, अब उनमें से कौन धातु है और कौन अधातु है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो धातु एवं अधातु के सबसे पहले भौतिक गुण को पढ़ेंगे कि भौतिक गुण क्या है, धातुओं की भौतिक गुण। ओके, तो चलिए हम लोग धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण, सबसे पहला है दिखावट। धातु का दिखावट इसका कैसा है, तो धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल रंग के होते हैं। आपकी किताब में देखिए चित्र ये दिया हुआ होगा सोना का और ये तांबा का है। तो सोना जो होता है वो पीले रंग के दिखते हैं और तांबा जो है वो कुछ लाल जैसे रंग का होता है। तो इसका पहला है दिखावट। धातु के भौतिक गुण में पहला दिखावट। दूसरा है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। अधिकतर धातुएं जो होते हैं वो कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे हो गया लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि। ये सब जो हैं वो कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं। ज़्यादातर धातुएं जो होते हैं वो कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे हो गया लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि। ओके, अब इसका अपवाद में आएगा तो ये तो ठोस अवस्था में होते हैं, ये तो ठोस अवस्था में है। अब इसका अपवाद है कि भाई पारा तो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, ये धातु है, धातु होने के बावजूद भी ये क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है पारा। तो पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब है कि सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ देगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण में पहला हम लोग पढ़े दिखावट, दूसरा भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। इसमें हम लोग अपवाद भी पढ़े कि पारा द्रव अवस्था में होता है और सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो फिजिकल स्टेट में पढ़े कि अधिकतर धातुएं जो होती है वो कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि। तो ये सब जो होते हैं वो अधिकतर करने का मतलब है कि अधिकतर धातु जो होते हैं वो कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब हम लोग धातु के भौतिक गुण के आगे चलते हैं। तीसरा है चमक। धातु के तीसरा है चमक। अब चमक क्या होते हैं भाई, तो सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे धातुई चमक कहते हैं। धातु में भी चमक होती है, ठीक है। सामान्यतः जो धातु होती हैं उसमें भी चमक होती है, जिसे हम लोग धातुई चमक बोलते हैं, लुस्ट्रे। ओके, उसके बाद है आघातवर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। ओके, मैलिएबिलिटी। धातुएं आघातवर्धीय होती है। क्या होती है, आघातवर्धीय, अर्थात इन्हें पीट करके और ठोक कर बिना टूटे ये पतली चादरों में बदल जाते हैं। धातु को ठोक करके या पीट करके उसको पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है और वो बिना टूटे हो सकता है। अब पात्रों में परिवर्तित हो सकती है, पतली चादरों में। ओके, जैसे हो गया सोना, इसको जितना पीटो उतना ही बढ़ता है। चांदी, तांबा आदि, ये सब जो है
वो पतली चादरों में परिवर्तित हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ चित्र भी है, यहाँ पर देखिए, आपके बुक में भी है, आप इसको ध्यान से अपना बुक में देख लीजिए। तो ये जो है वो धातु में आघातवर्धीनता है। ओके, अब हम लोग अगला आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? तो आगे है तन्यता। क्या है? तन्यता, डक्टिलिटी, तन्यता। तो धातुएं लचीली होती हैं। क्या होती हैं? लचीली होती हैं। अब इसी कारण से धातु को पतले तारों में खींचा जा सकता है। अब धातु में लचीली होती है, डक्टिलिटी भी होती है, इसी कारण से धातु को पतली चादरों में खींचा जा सकता है। जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया और सोना बहुत अधिक लचीली धातुएं हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में दिया हुआ है, आप किताब में देखिए, किताब लेकर के बैठिए और आप किताब में देखिए। ओके, तो ये तांबा का तार है, ठीक है, जो लचीली होती हैं। ठीक है, उसके बाद है ध्वन्यात्मकता, सोनोरस। क्या? सोनोरस। सोनोरस क्या? तो ये है, इसमें क्या होता है कि धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं। इन्हें किसी चीज़ से चोट मारने या बजाने पर ये मधुर गूंजते हैं, मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं, मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं ये। तो धातुएं ध्वन्यात्मकता होती है, इन्हें किसी चीज़ से चोट मारने या बजाने पर ये मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे आप विद्यालय में बजने वाली तांबे की घंटी का उपयोग करते हैं, ये इसी गुण के कारण तो गूंजती है। ओके, तो पीतल की घंटी होती है स्कूल में। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है ऊष्मा की चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या? थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें है कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। यह भी आप 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में या तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, आप किताब में देखें। ओके, तो धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। अब आगे चलते हैं। तो 8वां है विद्युत की सुचालकता। क्या है? विद्युत की सुचालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, धातुएं विद्युत की सुचालक अच्छी चालक होती है। क्या होती है? धातुएं जो होती है वो विद्युत की अच्छी चालक होती है। यही कारण है कि बिजली की तारें तांबे जैसी धातु से बनाई जाती है। अच्छी चालक होने के कारण ही जो हम लोग का तार होती है, बिजली की तारें जो होती है वो तांबे जैसी धातु से बनाई जाती है। कुछ धातु दूसरे धातु की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रवाहित करने देती है। जैसे चांदी हो गया, विद्युत को अन्य धातु की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है चांदी। तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की अच्छी चालक होती है। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की अच्छी चालक होती है और यही कारण है कि ज़्यादातर जो बिजली की तारें बनती है वो तांबे जैसी धातु से बनाई जाती है। अब कुछ और धातुएं जो होती है उसकी तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रवाहित कर देती है। जैसे चांदी जो है वो विद्युत को अन्य धातु की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, जो धातु जो है चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम एवं सोना सभी धातुएं जो है वो विद्युत का सुचालक है।
1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है या पूछा भी है। तो सबसे अच्छा चालक हैं तांबा, चांदी, एल्युमिनियम एवं सोना विद्युत की सबसे अच्छी चालक हैं। अब है कि इन सब में चांदी सबसे अच्छा चालक है। चांदी जो है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है। आई मीन कहने का मतलब है कि उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है। अब है कि सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। ये तो विद्युत के अच्छे चालक तो है ये हैं चांदी और सोना, इसके साथ साथ ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं और इस कारण चांदी और सोने के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगे भी होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है भाई कि सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। इसके साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं, विद्युत के हैं उसके साथ साथ ऊष्मा के भी हैं, हीट के भी हैं। इस कारण चांदी और सोना के तारों में क्या किया जाता है? विद्युत शक्ति का ह्रास अधिक होता है, ठीक है। इसी के कारण अतिरिक्त सोना और चांदी जो है वो महंगे भी होते हैं। अब उसके बाद है कि ऐसे ही एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होने के कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसलिए चांदी एवं सोना एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबे को विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो यही कारण है कि चांदी और सोना एवं एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबे को विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें लचीलापन कम होता है। ओके, अब आगे चलते हम लोग। आगे क्या है? तो आगे है, आइए आगे है अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे। हमने तो धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिए, जिसमें आघातवर्धनीयता, दिखावट और भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। भाई अधातु के भौतिक गुण क्या है? आप किताब में देखिए, किताब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आप किताब निकाल करके सामने बैठे। तो इसमें पहला है अधातु के भौतिक गुण में निष्प्रभता गैर चमकदार, आई मीन डल। ओके, तो निष्प्रभता गैर चमकदार धातुएं जो होती हैं वो निष्प्रभ होती हैं, डल होती हैं। क्या होती हैं? डल। इसका अपवाद में है कि ग्रेफाइट एवं आयोडीन। क्या है? ग्रेफाइट एवं आयोडीन। ओके, तो अधातु के भौतिक गुण में हम लोग पहला देखें कि निष्प्रभता गैर चमकदार होती है अधातु में। अब हम लोग दूसरा इसका जानते हैं, भंगुरता इसमें होता है। क्या होता है भंगुरता? यहाँ पर देखिए, भंगुरता यानी टूटने योग्य। क्या? टूटने योग्य, ब्रिटल। जैसे चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती है। हमने धातु में क्या पढ़ा कि इसको चोट मारिए या पीटिए तो ये पतली चादरों में बदल जाता है, लेकिन जो अधातुएं जो होती हैं उसको चोट मारने पर ये जो है चूर्ण में टूट जाती है। क्या में टूट जाती है? चूर्ण में। तो ये भंगुर होती हैं। ओके, क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। अब अपवाद में है कि हीरा एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए। अब हीरा जो है वो एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। ओके, क्या होता है? अत्यधिक कठोर होता है। वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाला यह ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर है। आई मीन प्रकृति में पाया जाने वाला यह तत्व जो है सबसे कठोर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए चित्र जो हीरा का दिया हुआ है, आपके बुक में भी है, आप अपने बुक में देखें, यहाँ भी देखें। तो ये जो है ये भंगुरता आई मीन टूटने योग्य। ओके,
चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है ऊष्मा कुचालकता। क्या है? ऊष्मा कुचालकता। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है? नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। अधातुएं जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा के कुचालक के साथ साथ विद्युत के भी कुचालक हो गए। ओके, तो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। तो अभी हम लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। ऊष्मा की कुचालकता, तो अधातुएं जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है क्योंकि इनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होती है। ओके, तो इसमें कह रहा है, आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी एक ले लीजिए, सूखा लकड़ी। अब उसके एक सिरे पर आप विद्युत का करंट का जो तार है उसको यहाँ पर टच कीजिए। ओके, और इस तरफ छुइए तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अधातु जो होती है वो अधातुएं जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, विद्युत की कुचालक होती है, उसके साथ साथ ऊष्मा के भी कुचालक होती है। जैसे ये तो मैंने विद्युत का बताया, अब ऊष्मा का भी देख लेते हैं। आप क्या कीजिए कि एक लकड़ी लीजिए सूखा, और यहाँ पर इसको आग लगा दीजिए। ओके, क्या लगा दीजिए? आग इसको लगा दीजिए, इसको जलने दीजिए। तो यहाँ पर जल रहा है, इस तरफ पकड़िए तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ऊष्मा जो है वो क्या होती है? कुचालक होती हैं। ठीक है, अधातु जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर जलन नहीं होगी, यानी आपका हाथ नहीं जलेगा। ओके, तो ये ऊष्मा की कुचालकता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसमें आपका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। धातु एवं अधातु के भौतिक गुण की तुलना किया गया है। ओके, क्या किया गया है? धातु एवं अधातु की तुलना किया गया है, दोनों में तुलना। तो क्या होगा इसका लक्षण? सबसे पहले लक्षण जान लेते हैं। तो लक्षण में जानते हैं भौतिक अवस्था, चमक, कठोरता, घनत्व, आघातवर्धनीयता, लचीलापन, ध्वनात्मकता, ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, तन्यता शक्ति, गलनांक एवं क्वथनांक। ओके, तो ये सब इसका लक्षण है। अब देखते हैं कि धातु एवं धातु में क्या होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। अब धातु में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? तो धातु में कर रहा है कि इसका भौतिक गुण जो होता है वो अधिक होता है। किस में? धातु में। जैसे अधिकतर ठोस, अपवाद। अपवाद में पारा ले लीजिए, द्रव अवस्था में होता है। ओके, द्रव्य अवस्था में होता है पारा। अब अधातु में आ जाइए, तो इसका भौतिक गुण अधातु का है कि तीनों अवस्था में, ठोस में होता है इसका कार्बन, द्रव में होता है आयोडीन, ब्रोमीन, गैस में होता है क्या? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये है अधातु के भौतिक अवस्था। और ये जो धातु के भौतिक अवस्था है वो अधिकतर ठोस जो होते हैं, अधिकतर ठोस होते हैं धातुएं। अपवाद में पारा ले लीजिए। ओके, अब इसके बाद है चमक। चमक में क्या होता है? धातु जो होती है चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। अब अधातुएं जो होते हैं निष्प्रभ होते हैं अधातुएं। ठीक है, अपवाद में ले लीजिए आयोडीन एवं ग्रेफाइट। ओके, तो अधातुएं जो होती है वो निष्प्रभ होती हैं। अपवाद में ले लीजिए आयोडीन एवं ग्रेफाइट। अब लक्षण कठोरता। अब देखते हैं धातु में क्या लक्षण है कठोरता का। तो सामान्यतः कठोर, सामान्यतः मुलायम। अपवाद में ले लीजिए। कहने का मतलब है कि धातु जो होती है सामान्यतः कठोर और मुलायम होते हैं। जैसे मुलायम में अपवाद ले लीजिए सोडियम एवं पोटेशियम। ठीक है, तो सामान्यतः जो धातु होती है वो कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद में दिया हुआ है सोडियम एवं पोटेशियम। ओके, तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, लेकिन बाकी सब जो धातु हैं वो कठोर होती हैं। अब अधातु में आ जाते हैं। तो अधातु में है अपवाद में हीरा ले लीजिए। ठीक है, हीरा। अब इसका घनत्व देखते हैं। तो धातु का घनत्व उच्च होता है, हाई होता है, लेकिन धातु का घनत्व जो होता है वो उच्च होता है, हाई होता है, लेकिन अधातु का निम्न होता है। ठीक है, नीचे होता है, स्लो होता है। अब उसके बाद है आघातवर्धनीयता। धातु में जो आघातवर्धनीय होता है उच्च आघातवर्धनीयता होती है, और अधातु जो होती है वो निम्न आघातवर्धनीय
नय होती है। ओके, अब इसमें लचीलापन ले लीजिए। तो लचीलापन क्या होता है धातु में होता है कि उच्च होता है, हाई होता है, लेकिन अधातु में निम्न भंगुर होते हैं। ओके, धनात्मकता ले लीजिए। धनात्मकता धातु में क्या होता है, धनात्मकता होती है, लेकिन अधातु में अधनात्मकता होती है। ओके, उष्मा चालकता ले लीजिए। तो धातु जो होती है वो उष्मा की सुचालक होती है, लेकिन अधातु जो है वो कुचालक होती है। ओके, अब विद्युत चालकता ले लीजिए। विद्युत चालकता जो होती है धातु में सुचालक होती है, अधातु में कुचालक होती है। अब तन्यता शक्ति ले लीजिए। तन्यता शक्ति धातु में जो होती है वो उच्च होती है, लेकिन अधातु में निम्न होती है। अब गलनांक एवं क्वथनांक ले लीजिए। तो धातु में होता है उच्च, लेकिन अधातु में होता है निम्न। अब जैसे धातु में तो उच्च होता है, अपवाद में ले लीजिए सोडियम एवं पोटेशियम। ओके, तो ऐसे हमने तुलना किए भौतिक धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों की तुलना की। ओके, तो ये आपका किताब में भी दिया हुआ है, आप इसको नोट्स में उतार लीजिएगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बताना है। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब आपको बताना है। क्या बताना है भाई? तो क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछा है, आपकी किताब में भी है। इसमें पूछ रहा है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु के नाम बताना है, पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, सुचालक है। ओके, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये दोनों जो आंसर है वो आपको ऊपर मिल जाएगा। ओके, अभी हमने पढ़ कर के आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अभी जस्ट पढ़े हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। ओके, तो आप इसे क्या कीजिए, लिख लीजिएगा आंसर। ओके, अब चलते हैं धातु के रासायनिक गुण। हम लोग तो भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, फिजिकल। अब पढ़ते हैं केमिकल। ओके, तो केमिकल देखते हैं। आइए, केमिकल में क्या है भाई? तो केमिकल में है कि धातु के केमिकल गुण। तो सबसे पहला कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और करके क्या बनाता है वो भी देखते हैं। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या बनाएगा भाई? तो इसको चलिए जानते हैं। तो धातु जो होती है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड। ये क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन करके क्या बना? धात्विक ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? धात्विक ऑक्साइड। तो ये धात्विक ऑक्साइड बन गया जब धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया किया तब, तो धात्विक ऑक्साइड बन गया। अब धात्विक ऑक्साइड बन गया तो इसको और थोड़ा जानते हैं। ओके, अब इसका रिएक्शन जानते हैं। तो कुछ धातु जो होती है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। क्या होती है? अभिक्रियाशील होती है। जैसे सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन से त्वरित कर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड बना देती है। ये सोडियम और ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है, सोडियम के Na होता है और ऑक्सीजन के O2 होता है। ओके, अब ये दोनों सोडियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो क्या बना? सोडियम ऑक्साइड बना दिया, Na2O। ओके, और यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है वो बैलेंस के लिए किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर चार सोडियम है। ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर Na2O में 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो Na2 2 से गुना होगा तो 4 आएगा, तो 4Na हो गया। सोडियम जो है यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, बैलेंस करना रहता है। ओके, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 2 है, तो यहाँ पर भी इसमें 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो 2 है, ये वाला 2 है, इसमें गुना भी होगा ऑक्सीजन में, तो ये भी 2 आ जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। ठीक है, आप कोई भी रिएक्शन लिखिए, सिर्फ बैलेंस करके देख लीजिए कि बैलेंस सेम है कि नहीं। दोनों तरफ सेम होना चाहिए। यदि बैलेंस दोनों तरफ सेम है तो आपका सही रिएक्शन है, और यदि बैलेंस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब गलती है। ओके, तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा है कि कुछ अधातुएं जो होती है, जैसे लोहा हो गया,
एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जब ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करती हैं, क्या करती हैं भाई, धीमी प्रतिक्रिया करती हैं। इन्हें वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखने से ये मंद एवं धुंधली पड़ जाती है। कुछ अधातुएं जो होती हैं, जैसे लोहा ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, मैग्नीशियम, ये जब ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करती हैं तो इन्हें वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखने से ये मंद एवं धुंधली हो जाती हैं, पड़ जाती हैं। ओके, तो जैसे लोहा लीजिए, तो लोहा जब रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, ठीक है, लोहा का Fe होता है और ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं, संकेत इसका होता है। तो जब लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ओके, प्रतिक्रिया किया, तो क्या बनाया, लौह ऑक्साइड बना दिया, जंग। तो ये जो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो रिएक्शन है वो पूरा बैलेंस है। तो लोहा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो लौह ऑक्साइड बना दिया, क्या बना दिया, लौह ऑक्साइड। ओके, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने ऑक्सीजन से धातु के किस तरह से ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि पानी से अभिक्रिया धातु कैसे करता है, ठीक है, पानी से अभिक्रिया। तो धातुएं जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जैसे ही ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा धातु तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना देगा। लेकिन जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा, धातु जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यही दोनों में से कोई एक बनाएगा, या तो ऑक्साइड बनाएगा या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और हाइड्रोजन गैस भी इसके साथ साथ रिमूव होगा, ठीक है, मुक्त करती है। जैसे धातु पानी से रिएक्शन किया, तो धातु जब पानी से रिएक्शन करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक आठ रिएक्शन लेंगे। ओके, लेकिन फ़िलहाल अभी आगे चलते हैं। क्या कि कुछ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम हो गया एवं पोटेशियम हो गया, ठंडे पानी के साथ भी तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं भाई, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो ठंडे पानी के साथ भी तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। ओके, क्या करते हैं, तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। तो क्या करेगा भाई ये, तो सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी के साथ भी तेज़ी से रिएक्शन करेगा। ओके, अब जो है चूँकि सोडियम एवं पोटेशियम जो हैं वो ऑक्सीजन से तथा पानी दोनों के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करते ही, उसके साथ साथ पानी से भी तेज़ी, दोनों यानी ऑक्सीजन और पानी दोनों से तेज़ी के साथ अभिक्रिया करते हैं धातु, ठीक है। अब इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ओके, तो आप आंसर लिखिएगा कि सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये सारा आपका बुक में भी लिखा हुआ है, आप किताब को ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को देख करके आप 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाना है वो तो मैं बता ही दिया हूँ। आप नहीं भी बनाएगा तो हम तो बना करके आपको देना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब उसके साथ देखते हैं कि अम्ल के साथ अब अभिक्रिया कैसे करेगा धातु। ओके, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया, अब जो धातुएं जो होती हैं, अब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई, तो धातु तनु अम्ल जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाती है। क्या बनाती है, लवण बनाती है जब धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तब, एवं हाइड्रोजन गैस साथ साथ मुक्त करती है, ठीक है। धातु प्लस तनु अम्ल, जब धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया किया तो धात्विक लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस रिमूव हुआ। ओके, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। परंतु ये जो अभिक्रिया सभी धातु के साथ एक जैसी नहीं होती है। अब कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया है सभी धातु के साथ एक जैसी नहीं होती है। कुछ धातु जैसे हो गया सोडियम एवं मैग्नीशियम तनु अम्ल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। क्या करती है, तेज़ी से अभिक्रिया करेगी, कौन, सोडियम और मैग्नीशियम।
तन्नु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। हमने देखा कि पानी और ऑक्सीजन से भी धातु जो है वो तेजी से अभिक्रिया करता है और तन्नु अम्ल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करती है। जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, तो क्या बना दिया भाई, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव हुआ। ओके, तो सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक या HCl जब रिएक्शन किया सोडियम से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक, तब बना दिया सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव हुआ। ओके, अब देखिए मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। ओके, तो किस तरह से ये धातु जो था वो अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, तो ये भी तेजी से अभिक्रिया करता है अम्ल के साथ भी। ओके, तो अम्ल के साथ भी ये जो धातु है वो तेजी से अभिक्रिया करता है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो आगे है कि कुछ धातुएं, क्या, कुछ धातु जैसे जस्ता हो गया, लोहा हो गया, अम्ल के साथ मध्यम गति से अभिक्रिया करती है। क्या करती है भाई, मध्यम यानी धीमा गति से अभिक्रिया करती है। जबकि कुछ धातु जैसे टीन हो गया एवं लेड के साथ मंद गति से अभिक्रिया करती है। ठीक है, अमीन करने का मतलब है कि जस्ता और लोहा जो है वो अम्ल के साथ मध्यम गति, मिडल मोशन से, ओके, ना ज़्यादा फास्ट और ना ज़्यादा स्लो, मध्यम गति से अभिक्रिया करती है जस्ता और लोहा के अम्ल के साथ। ओके, लेकिन कुछ धातुएं जैसे हो गया टीन और लेड को ले लीजिए, ये जो हैं वो, ये जो धातु जो हैं वो अम्ल के साथ जो हैं वो मंद गति से यानी स्लो गति से करते हैं रिएक्शन, स्लो गति से करते हैं टीन एवं लेड। ओके, अब जैसे कुछ धातु जैसे चांदी और सोना ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, तनु अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया करता ही नहीं है। ओके, अब चांदी, सोना, तांबा आदि जो है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं जो हैं वो तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ जो है वो मध्यम गति से अभिक्रिया करती हैं और कुछ जो हैं वो मंद गति से करते हैं और कुछ जो हैं वो कर्वे ही नहीं करते हैं। ओके, तो ये है धातु के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि रिएक्शन कैसे इसका होगा। ओके, अब देख लेते हैं कुछ इस पर। ओके, जैसे देखिए जस्ता जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा, लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। आप रिएक्शन को भी अच्छी तरीके से लिखिएगा चूँकि रिएक्शन को भी पूछ सकता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो आगे है क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया देखते हैं क्या है। अधिकांश धातुएं जो होती है वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अधिकांश धातु जो होती है वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु लेड एवं एल्युमिनियम एवं जस्ते जैसे ऐसे धातु हैं जो क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। कुछ धातुएं जो हैं वो अभिक्रिया करता ही नहीं है, लेकिन कुछ जो है जैसे लेड हो गया, एल्युमिनियम एवं जस्ते जो है ऐसे धातु है जो क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। तो ये कुछ धातुएं जो हैं वो क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कुछ जो है वो करते हैं और लवण का निर्माण भी करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे NaOH प्लस जिंक, तो ये इसका उदाहरण दिया है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्शन किया तो क्या बना भाई, लवण बनाया और H2O गैस रिमूव हुआ। ओके, तो ये इसका रिएक्शन हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं, जैसे अधातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। ओके, हमने तो देख लिया धातु के रासायनिक गुण
के बारे में पढ़ चुके। अब अधातु के रासायनिक गुण पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, केमिकल क्वालिटी। ओके, तो यहाँ पर है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब देखिए, अब जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो भाई क्या बनाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह से अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है भाई, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। हमने देखा था कि धातु जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है। ओके, धात्विक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जब अधातु भी किया तो वही बनाया, अधात्विक ऑक्साइड बनाया। हालांकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं वो वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है के साथ जो है वो कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करते। ये ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं भाई, अम्लीय होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कार्बन अधातु है, अब जब कार्बन ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ओके, क्या किया, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। रिएक्शन भी दिया हुआ रहेगा और आपको लिखना भी होगा, उस तरह से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कैसे बनेगा, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ रहेगा यहाँ तक और इसको आपको बनाना है, क्या बनेगा। तो रिएक्शन को भी ध्यान से पढ़िए, वो भी पूछ सकता है। अब इसका अपवाद देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, अपवाद। अपवाद क्या है कि सफ़ेद फास्फोरस जो है वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर तेज़ी से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। सफ़ेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर ही तेज़ी से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, इसलिए इसे पानी के अंदर संग्रह कर रखा जाता है। अब क्वेश्चन भी पूछता है कि सफ़ेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर तेज़ी से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, इसलिए इसे पानी के अंदर संग्रह कर रखा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सफ़ेद फास्फोरस को वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर इसे पानी के अंदर संग्रह कर क्यों रखा जाता है, या कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है बना करके। ओके, तो हम लोग को आंसर लिखना तो है, तो आंसर लिखना होगा कि सफ़ेद फास्फोरस जो है वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर ही तेज़ी से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, इसलिए इसे पानी के अंदर संग्रह कर रखा जाता है। जैसे फास्फोरस हो गया, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। अब जब फास्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो पेंटॉक्साइड फास्फोरस पेंटॉक्साइड बना दिया। ओके, तो ये रिएक्शन जो है ये भी आप ध्यान से लिख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये था अपवाद, ठीक है, ये अपवाद था। अब आइए जल के साथ अभिक्रिया। अब जब अधातु जब जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, अधिकांश अधातु जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जो हैं, अधिकांश अधातु जो हैं वो जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ऑक्सीजन जल में घुल जाता है। जलीय पौधे एवं जंतु श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है। इसे गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो ये था इसका जल के साथ अभिक्रिया। क्या है भाई कि अधिकांश धातु जो वो जल के साथ प्रतिक्रिया करता ही नहीं है। ओके, अब ऑक्सीजन में जो जल घुला हुआ है, जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है वो जलीय पौधे एवं जंतु श्वसन में इसका तो उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बात सही है कि श्वसन के रूप में पौधे और जंतु इसका उपयोग कर लेते हैं। अब क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है। क्या बनाता है, जब क्लोरीन जल में घुलता है तो घुल करके अम्लीय घोल बना देता है। इसे गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्या है कि अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु कैसे अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है और अधातु कैसे करता है, इसकी तुलना कर रहे हैं दोनों में। क्या कर रहे हैं भाई, तुलना कर रहे हैं अधातु एवं धातु में।
तो तुलना कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग कि अधातु जो सामान्यतः अधातुएं अम्ल एवं क्षार के साथ कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करती है, ये तो हम लोग जानते हैं। इसका देखिए गुण यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुण है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया धातु ऑक्साइड बना देता है जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब, लेकिन अधातु भी अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्साइड की प्रकृति, क्या देखेंगे, ऑक्साइड की प्रकृति धातु की क्या होती है, क्षारीय होती है। नेचर कैसा होता है भाई धातु का, तो क्षारीय होता है, और अधातु का अधिकतर अम्लीय होते हैं, एसिडिटी होते हैं। ओके, तो जल से अभिक्रिया, धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। लेकिन जब अधातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे अपवाद में इसका ले लीजिए, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन जल में घुल जाते हैं। ओके, तो ये अपवाद है, ठीक है। उसके बाद अम्ल से अभिक्रिया जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धात्विक लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस भी बनाती है। ओके, धातु जब रिएक्शन करता है अम्ल के साथ तब, लेकिन जब अधातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं करता है। क्या नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता। अब जब क्षार से धातु रिएक्शन करता है तो क्या करता है कि कुछ धातु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त बनाती है। ओके, अब कोई अभिक्रिया नहीं करती है, अधातु जो है वो कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है अधातु। ओके, अब आगे थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ पर भाई धातु और अधातु पाया जाता है। झारखंड में, हम लोग के झारखंड जो राज्य है, कहाँ कहाँ पर मिलता है, जैसे देख लीजिए धातु और अधातु कहाँ मिलता है, स्थान कहाँ है, इसका जगह कहाँ है मिलने का, तो पश्चिम सिंहभूम यानी बड़ा जामदा, गुआ, किरू। ओके, तो ये नाम है। तो धातु एवं अधातु लौह अयस्क तांबा पश्चिम सिंहभूम में झारखंड में पाया जाता है। ओके, अब लोहरदगा में एल्युमिनियम एवं अयस्क, पूर्वी सिंहभूम में मैग्नीशियम, जादूगोड़ा में यूरेनियम, झरिया, धनबाद, रामगढ़ में कोयला और कोडरमा में अभ्रक ये पाया जाता है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो। तो ये हम लोग का चैप्टर था धातु एवं अधातु। अब हम लोग जो अगला वीडियो जो होगा वो होगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन। अब सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही क्लास अभी वीडियो बना रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर का भी, लेकिन इतना ही फिलहाल अभी रहने देते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन वीडियो के शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।